हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइट में मेंबर सिलेजिनेला को पढ़ेंगे। सिलेजिनेला के पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिनमें सिलेजिनेला प्लांट के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं उनको हमने देखा, जो लिग्यूल और राइजोफोर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनाटॉमी का एक वीडियो था जिसमें कि सभी के आंतरिक काट की संरचना हमने पढ़ी थी। फिर एक वीडियो जो था उसमें इसका जो स्पोरेंजियम या कोन या बीजाणुधानी होती हैं उनकी संरचना हमने पढ़ी थी। उसी को आगे देखते हुए अब हम मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट या नर बीजाणुधानी नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मेल गैमेटोफाइट है वो बनता है। और पहला वाला चित्र ए जो है उसमें हमें माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी दिख रही है। लघु बीजाणु धानी के अंदर हम देख रहे हैं कई सारे बीजाणु हैं। ये देखिए अंदर, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु कहते हैं। इनका विकास हम देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम इस वीडियो में प्रत्येक बीजाणु का आगे डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और वो बीजाणु युग्मकोद्भिद अवस्था में कैसे पहुंचता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बीजाणु आपको दिख रहा है, ये दूसरी वाली चित्र में देखिए, जिसमें कि बाहरी जो भित्ति है जिसको हम एक्सोस्पोर या बाहरी चोल कहते हैं वो मोटी और अलंकृत होती है, और जबकि जो अंतः चोल है, अंदर वाली जो भित्ति है वो एंडोस्पोर या अंतः चोल कहलाती है और वो पतली व कोमल होती है। इसी में आपको एक और संरचना दिख रही है जिसको होते हैं ट्राई रेडिएट रिज। इसमें इस तरह की खांच दिख रही है अपने को, त्रिअरीय खांच जिसे कहते हैं, यानी कि ट्राई रेडिएट रिज उपस्थित होती है। और इसी के माध्यम से जब बीजाणु फटता है तो यहीं से वो आगे फटता है। अब हम जब डेवलपमेंट देखते हैं तो इसमें हमें पता है कि जो लघु बीजाणु होती है वो प्रथम कोशिका होती है, और इसका जो प्रारंभ है वो नर युग्मकोद्भिद का विकास का जो प्रारंभ है वो एक लघु बीजाणु के द्वारा होता है। इसमें पहला डिवीजन जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उसमें एक असमान विभाजन होता है और उसमें नीचे की ओर छोटी सी एक प्रोथैलियल सेल बनती है जिसको PC से भी लिख रहे हैं हम, प्रोथैलियल सेल। और दूसरी जो है ऊपर वाली वो बड़ी होती है और एंथ्रीडियल सेल AC लिख रहे हैं, यानी कि पुंधानी कोशिका बनती है। एंथ्रीडियल सेल या पुंधानी कोशिका। अब प्रोथैलियल सेल जो नीचे वाली कोशिका है वह उसमें आगे विभाजन नहीं होता और यह एक कोशिकीय प्रोथैलस के कायिक भाग में निरूपित हो जाती है। वहीं अब जितना भी आगे डेवलपमेंट होगा वो पुंधानी कोशिका, जो ऊपर वाली कोशिका है, एंथ्रीडियल सेल है, सारा डेवलपमेंट उसी से होता है। पुंधानी कोशिका में जो विभाजन हो रहे हैं उनके द्वारा पुंधानी का निर्माण होता है। पुंधानी कोशिका में प्रथम विभाजन जो है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पुंधानी कोशिका में जो प्रथम विभाजन होगा वो लंबवत होता है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है, लंबवत होता है, जिससे समान आमाप में दो एंथ्रीडियल सेल्स बनती हैं, दो पुंधानी कोशिकाएं बनती हैं, ये एक और ये दूसरी। तो दो कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए अब ये जो अवस्था है वो 2+1 अवस्था हो जाती है। प्रोथैलियल सेल एक ही होगी और एंथ्रीडियल सेल यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। आगे वाला जो विभाजन है उसमें एंथ्रीडियल सेल जो बना है, प्रत्येक पुंधानी कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन, अभी क्या था, लंबवत विभाजन था, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन था। अब जो डिवीजन हो रहा है उसमें एक पुंधानी कोशिका जो है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए डिवीजन होगा, अभी हमने देखा था नीचे प्रोथैलियल सेल थी, ऊपर लंबवत विभाजन हुआ, दो एंथ्रीडियल सेल बन गई। अब यहाँ पर भी डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, TC ट्रांसवर्स डिवीजन, TD मतलब अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से नीचे वाली जो दो कोशिकाएं हैं
ये और ये दोनों जैकेट सेल बनाती हैं। जेसी से लिख रही हूँ मैंने, जैकेट सेल्स यानी कि जैकेट कोशिकाएं बनाती हैं। तो इस तरह ये अवस्था जो है वो हो गई 2+2+1, 2+2+1, क्योंकि दो ऊपर की एंथ्रीडियल सेल हैं AC, दो यहाँ पर ये वाली बीच वाली जैकेट सेल्स हो गई और सबसे नीचे वाली प्रोथेलियल सेल बन गई। तो इस तरह से यहाँ पर डिवीजन, यहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब आगे वाला जो डिवीजन है उसमें है ऊपर की जो दो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनमें इस प्रकार विभाजन होता है कि जो प्रत्येक कोशिका से 3 तो जैकेट कोशिकाएं और 1 एंथ्रीडियल सेल बनती है। तो यहाँ पर कितनी है? अभी हमने देखा ये प्रोथेलियल सेल था नीचे वाला, लंबवत विभाजन हुआ, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। अब विभाजन इस प्रकार होगा कि इसमें 3 जैकेट सेल बनेंगी। इस ऊपर वाली जो एंथ्रीडियल सेल में इस तरह से विभाजन होता है कि 3 एंथ्रीडियल सेल्स बनती हैं। तो 3 जैकेट सेल्स बनती हैं। तो 3 जैकेट सेल बनने के लिए क्या होगा? एक विभाजन ऐसा होता है और एक विभाजन इस प्रकार होता है और यहाँ पर एक ऐसे। तो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 तो जैकेट सेल्स हो गई और एक सेंटर के अंदर एंथ्रीडियल सेल बन गई। तो अगर एक सेक्शन को हम जब देखते हैं, एक भाग को देख रहे हैं, तो वहाँ पर कितने दिख रहे हैं अपने को? एक एंथ्रीडियल सेल है और 4 जैकेट सेल्स हैं, क्योंकि एक जैकेट सेल तो पहले ही बन चुका था ये वाला, और 3 अब बने हैं, तो टोटल 4 जैकेट सेल्स हो गई और एक प्रोथेलियल सेल हो गया, ठीक है। तो इस अवस्था को हम अगली वाली स्लाइड में देखिए, इस अवस्था को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच वाला चित्र है उसमें आपको साफ पता चल रहा है कि 4 जैकेट सेल्स हैं और सेंटर के अंदर जो एक प्रोथेलियल सेल था। अच्छा, अब होता क्या है, एक अभी इस वाली अवस्था तक तो एक ही आया है, यानी कि ऊपर की जो दोनों बड़ी कोशिकाओं थी उनमें इस प्रकार विभाजन हुआ कि जो प्रत्येक कोशिका थी उससे 3 तो बाहर ये जैकेट सेल्स बन गई और एक ही एंड्रोगोनियल सेल या पुंजनक कोशिका बनी है। अब ये जो पुंजनक कोशिका है इसके पार्श्व में दोनों जो जैकेट कोशिकाएं हैं उनमें परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन का मतलब होता है कि जब एक कोशिका है और उसमें एक और इस तरह से सेल बन जाए, यानी कि लेयर जब बन जाती है, तो उसको हम परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिसके द्वारा, पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा भीतरी जो प्राथमिक पुंजनक कोशिका थी और बाहरी जैकेट कोशिका बनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल कितनी सेल्स हो गई। अब टोटल देखिए, यहाँ पर दोनों कोशिकाएं को जब देख रहे हैं तो 8 तो यहाँ पर जैकेट सेल्स हो गई, क्योंकि 4 एक तरफ की 4 एक तरफ की, तो 8 हो गई और 4 हो गई इसमें एंड्रोगोनियल सेल्स। 2 इधर देखिए, 2 यहाँ दिख रही हैं आपको और 2 यहाँ दिख रही हैं, तो 4 आपके एंड्रोगोनियल सेल्स हो गई और एक प्रोथेलियल सेल थी जो शुरू में ही बन गई थी, एक प्रोथेलियल सेल हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 8+4+1 अवस्था यहाँ पर आती है। 8 जैकेट सेल्स प्लस 4 एंड्रोगोनियल सेल्स प्लस 1 प्रोथेलियल सेल। तो टोटल कितनी हो गई ये? 8 + 4 12 + 1 13 सेल स्टेज। तो जब यहाँ पर इस प्रकार 13 कोशिकीय संरचना या 13 सेल स्टेज जब बनती है, जिसमें कि 8 जैकेट सेल्स हैं, 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं और एक प्रोथेलियल सेल होती है, तो ये जो अवस्था होती है इसमें नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणुधानी से प्रकीर्णन होता है। यानी कि डिस्पर्जल कब होगा, कौन सी स्टेज में होगा? जब वो 13 सेल स्टेज में पहुंच जाता है तब इसका डिस्पर्जल होता है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर की जो भित्ति थी वो फटती है और वहाँ से ये लघु बीजाणु प्रकीर्णन होता है और शेष जो डेवलपमेंट है या परिवर्धन है वो इसके आगे शुरू होता है। अब अंदर की जो हम देख रहे हैं 4 पुंजनक कोशिकाएं थीं, प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थीं, उनमें विभाजन होता है और उससे करीब 128 से लेकर के 256
256 पुमड़ू बनते हैं। पुमड़ू कोशिकाएं या एंड्रोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, वो इससे बनती हैं। इसी दौरान जो 8 जैकेट कोशिकाएं हैं और एक प्रोथेलियल सेल थी, वो विघटित हो जाती हैं और प्रत्येक पुमड़ू कोशिकाओं को ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। अब यहाँ पर जो पुमड़ू कोशिका थी अंदर वाली, उसमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होता है और वो एक ऐसी संरचना बना लेती है। देखिए, तुर्क रूपी द्विकशाभिकाएं युक्त ये तो कोशिका है जो कि गोल थी, उससे वो मेटामॉर्फोस या ट्रांसफॉर्म होके कैसी बन गई है, तुर्क रूपी, और 2 कशाभिकाएं या फ्लैजिला आ गई हैं। फ्लैजिला या कशाभिकाएं उसमें डेवलप हो गई हैं। बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है ये। तो इस तरह से जो बनता है वो पुमड़ू या एंथ्रोजॉइड कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस प्लांट का। एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं या फिर पुमड़ू कहलाते हैं। इस प्रकार पुमड़ू केवल बीजाणु भित्ति द्वारा ही परिबद्ध रहते हैं और बीजाणु भित्ति जो होती है उसके द्विअरीय या त्रिअरीय खांच से फटकर वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिलेजिनेला का जो युग्मकोद्भिद है वो बहुत ही न्यूनीकृत यानी कि रिड्यूस्ड संरचना होती है, जो कि लघु बीजाणु की भित्ति के अंदर ही विकसित होता है। मतलब अभी तक हमने देखा 13 सेल स्टेज जो आई है वो अंदर ही आ गई। तो इस तरह से जो उनका विकास है वो भित्ति के अंदर ही होता है, जिसमें प्रोथेलियल सेल ही एकमात्र ऐसी कायिक कोशिका होती है तथा यह भी क्रियाशील नहीं होती। हमने देखा प्रोथेलियल सेल आगे डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती है और यही एक ऐसी कोशिका थी जो कि एंथ्रोजॉइड भी नहीं बना रही। तो ये नर युग्मकोद्भिद में जो पुंधानियों की संख्या के बारे में भी बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो प्रत्येक युग्मकोद्भिद में केवल एक ही पुंधानी होती है, जबकि अन्य स्पीशीज़ अगर हम देखते हैं तो कुछ में 2, किसी में 4 पुंधानी कोशिकाएं बनती हैं। तो ये तो संरचना थी जो कि समझाती है कि किस प्रकार इसमें डेवलपमेंट होता है। एक माइक्रोस्पोर से अंदर 13 सेल स्टेज आती है और 13 सेल स्टेज आने के बाद उसकी भित्ति फटती है और वो उसमें डिस्पर्जल या प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होने से पहले वो एक द्विकशाभिकीय युक्त संरचना बन जाती है जो कि बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड या पुमड़ू कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो सिलेजिनेला में होता है वो बहुत ही उच्च प्रकार का होता है, कन्फाइंड होता है। सेल के मतलब जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर ही सारा डेवलपमेंट इसमें हो जाता है।